Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है, जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 11 में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमें एरिया वेक्टर के बारे में होनी चाहिए। एरिया वेक्टर यानी कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले एरिया वेक्टर को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी एरिया वेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब एरिया वेक्टर हमारे पास क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सरफेस के इक्वल होती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हमारे पास ऑलवेज़ नॉर्मल टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द प्लेन होती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक सरफेस है, दिस वन, डस्टर की टॉप सरफेस मैंने ले लिया, ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस। अब इस सरफेस के अलॉन्ग जब हम एरिया वेक्टर लेंगे तो जो एरिया वेक्टर हमारे पास होता है, बेसिकली मैंने आपको क्या कहा है कि एरिया वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड इस सरफेस एरिया के क्या होता है? इक्वल होता है, बट डायरेक्शन इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू अ सरफेस, लेकिन उसकी डायरेक्शन किसकी होती है? सरफेस के नॉर्मल होती है। तो जब हम इस सरफेस को लेंगे, इस सरफेस के लॉन्ग अगर इस सरफेस का हम एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इस सरफेस के लॉन्ग इस तरह नॉर्मल आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये सरफेस हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस सरफेस के लॉन्ग अगर हम एरिया वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो इस सरफेस के लॉन्ग हमारे पास क्या आएगा? इस तरह नॉर्मल आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। अगर हम इस सरफेस के लॉन्ग एरिया वेक्टर लेना चाह रहे हैं तो वो इस सरफेस के हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर आएगा, नॉर्मल आएगा हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा। अगर हम इस सरफेस के लॉन्ग एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो इस सरफेस के लॉन्ग मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी, ठीक है। तो हमेशा जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास सरफेस के लॉन्ग क्या होता है? नॉर्मल होता है, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सरफेस एरिया की क्या होती है? इक्वल होती है, बट डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस एरिया की क्या होती है? नॉर्मल होती है, सरफेस एरिया की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो उस ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, यानी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही होती हैं एक सर्टेन एरिया से, प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। तो उस वक्त जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उस एरिया में से पास हो रही होती हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम उस एरिया से जब पास हो रही तो हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट्स सपोज ये डस्टर है, इसकी एग्जांपल ले लें। ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है और इस डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं। अब ये जो मेरे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, इस सरफेस एरिया जो मेरे पास परपेंडिकुलर है, इस सरफेस एरिया से जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर जाएंगी, वो मेरे पास इस सरफेस एरिया के अलॉन्ग क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम में ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है, मेरे पास क्या है? एक सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया से जो मेरे पास इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास होकर जाएंगी, वो मेरे पास इस सरफेस एरिया के अलॉन्ग क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। इस सरफेस एरिया के अलॉन्ग मेरे पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines passing through a certain area placed perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन में भी हमने यही बात की कि दी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ सर्टेन एरिया, एक सर्टेन एरिया से पास हो रही हैं, और वो एरिया हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो उस परपेंडिकुलर एरिया से जो मेरे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही हैं उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो हमारे पास उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लॉन्ग क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। इसी तरह इसको फिजिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी आप कह सकते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का, एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है उसको भी हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर ए ऑफ अ फील्ड या ऑफ अ सरफेस, यानी एरिया वेक्टर किसका, उस सरफेस का, विच इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो किस में प्लेस की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये सरफेस प्लेस की हुई है, इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब इस बात को समझे, यानी कि द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन भी आप कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप कहें। ठीक है, तो दी स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर यहाँ पे ड्रा करें तो ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर मेरे पास क्या होगा, इसके नॉर्मल के होगा, ये इस तरह। ठीक है, इस तरह ड्रा किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमारे पास इसके लॉन्ग इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जो हमारे पास इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जब इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो वही मैंने लिखा, द स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन एरिया वेक्टर। किसका एरिया वेक्टर, उस सरफेस का एरिया वेक्टर जो इस मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हमने परपेंडिकुलर प्लेस की हुई है। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई, बी स्टैंड फॉर फाई, बी जब लिखेंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर देगा। ठीक है, फाई बी इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट एरिया वेक्टर ए, तो बी डॉट ए। इसी तरह हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉज ऑफ थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल रिलेशन हो जाएगा किसका जी, मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉज ऑफ थीटा, या सिंपली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। अब ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास किसके लॉन्ग है, एक प्लेन सरफेस के लॉन्ग है। अब सरफेस हमारे पास कर्व्ड भी हो सकती है, सरफेस हमारे पास इर्रेगुलर भी हो सकती है, किसी किस्म की भी सरफेस हो सकती है, उसके लॉन्ग भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, उसके लॉन्ग भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये कर्व्ड सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस है। अब जब इस कर्व्ड सरफेस के लॉन्ग आप मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस होगी, सबसे पहले हमने इस सरफेस को फ्लैट बनाना होगा, प्लेन बनाना होगा। जैसे ही हम इस सरफेस को प्लेन बनाएंगे तो हमारे पास हर एक एलिमेंट जो होगा, स्मॉल एलिमेंट जो होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट जो होगा, उसमें से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो यूनिफॉर्मली पास करेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर होंगे उनका आपस में क्या बन जाएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास हर एक एरिया वेक्टर के लॉन्ग हमें जो
मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, इक्वल अमाउंट में मिलेगा। तो ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक कर्व सरफेस है या इरेगुलर बॉडी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस के लॉन्ग जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए पहले ये सारी की सारी सरफेस को आप स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ एरियाज़ में क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इतने स्मॉल इक्वल नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट में आपने डिवाइड करना है कि हर एक वो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हो वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो, फ्लैट हो, वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो, फ्लैट हो, या वो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो, प्लेन हो। जब वो हर एक एरिया एलिमेंट हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट फ्लैट होगा या प्लेन होगा आप कह सकते हैं, तो उसके लॉन्ग जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक कर्व सरफेस थी, इसको मैंने स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज मेरे पास जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN तक है। हर एक स्मॉल एरिया वेक्टर के लॉन्ग जो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डेल्टा φ1 है, डेल्टा φ2 है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डेल्टा φ1, डेल्टा φ2, डेल्टा φ3 अप टू सो ऑन डेल्टा φn होगा। तो हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लॉन्ग हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को करना है, फाइंड करना है। तो जब हर एक एरिया स्मॉल जो एरिया एलिमेंट होगा उसके लॉन्ग हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं ये स्मॉल एरिया डेल्टा A1 पहले ले लेता हूँ। अब ये डेल्टा A1 मेरे पास इतना स्मॉल हो गया है कि ये एरिया ऑलमोस्ट मेरे पास क्या बन गया, प्लेन बन गया है, फ्लैट बन गया है। तो जब इसके लॉन्ग हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो, और जो मेरे पास इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर होगा वो एक दूसरे के लॉन्ग क्या होंगे मेरे पास, वो एक दूसरे के लॉन्ग मेरे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उनके दरमियान हम कह सकते हैं कि दी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट A1 के लिए हमारे पास जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होगा, φ1 होगा, इज़ इक्वल टू B डॉट डेल्टा A1, B डॉट डेल्टा A1। अब B के साथ मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसको स्मॉल एलिमेंट्स में सारी की सारी सरफेस को स्मॉल इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक जो एलिमेंट होगी वो ऑलमोस्ट मेरे पास फ्लैट होगी, जिसकी वजह से उसके लॉन्ग मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मेरे पास यूनिफॉर्म होगी, जिसकी वजह से मेरे पास जो यहाँ पे फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, मेरे पास सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 B2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये मेरे पास स्मॉल एरिया A1 के लिए हो गया। इस तरह स्मॉल एरिया A2 के लिए B डॉट डेल्टा A2, स्मॉल एरिया A3 के लिए B डॉट डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। लास्ट जो हमारे पास फ्लक्स होगा डेल्टा AN के लिए B डॉट डेल्टा AN, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये नंबर 4। तो जब टोटल फ्लक्स आप फाइंड करेंगे तो टू फाइंड टोटल फ्लक्स जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स इज़ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस φn। ये हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम B से मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू B डॉट डेल्टा A1 प्लस B डॉट डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस B डॉट डेल्टा AN। अब देखिए B जो मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास है या मैग्नेटिक इंडक्शन जो मेरे पास है वो मेरे पास हर एक स्मॉल एलिमेंट में, स्मॉल एरिया एलिमेंट में क्या है, सेम है, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, B इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा AN। इस तरह फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, B, अब ये टोटल हमारे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN जो होगा ये मेरे पास सारी की सारी फिर जो कर्व सरफेस होगी उसका टोटल एरिया आ जाएगा। उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, समेशन का साइन यूज़ करते हैं, समेशन I इज़ इक्वल टू 1 अप टू N AI, I इज़ इक्वल टू 1 अप टू N AI। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू B डॉट AI, B डॉट AI। अब यहाँ पे जो हमारे पास इनके दरमियान एंगल बनता है cos थीटा, ठीक है, जो यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया, इस तरह इनके साथ भी आएगा। अब ये जो एंगल थीटा है ये मेरे पास किसके दरमियान बनता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंगल थीटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान बनता है, सरफेस एरिया के दरमियान नहीं बनता। वेयर द एंगल थीटा डिटरमाइंस,
ये एंगल थीटा हमें क्या बताता है कि जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये किस किस के दरमियान बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान बन रहा है, ये सरफेस एरिया के दरमियान नहीं होता। इस बात को ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया उस कर्व सरफेस के लिए। अब इसी तरह हमने मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाइंड करना है और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कि हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा। इन बातों को ज़रा गौर से समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ये बातें हम करके आए। मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स उस वक्त होगा जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा, ये देखें मेरे पास इसकी एग्जांपल ले लें, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और सरफेस एरिया इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस वक्त मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा कि जब मेरे पास सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा, जब मेरे पास सरफेस एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो इस एरिया का एरिया वेक्टर आएगा वो इस सरफेस के लांग क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर हमारे पास पैरेलल हो जाएगा, उनके दरमियान एंगल 0 होगा, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास किस कंडीशन में होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा तो उस सरफेस एरिया को जो हमारे पास नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, या जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, ये एरिया वेक्टर उस वक्त मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखिए ये इस तरह है मेरे पास, ये जो हमने एरिया लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये एरिया परपेंडिकुलर होगा तो इस एरिया का जो मेरे पास एरिया वेक्टर होगा वो इसके लांग नॉर्मल होगा, इस तरह, ये मैंने मार्कर से शो किया इस तरह, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल होगा तो उस वक्त हमारे पास एंगल थीटा किस किस के दरमियान होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान होता है ना। तो फिर हमारे पास ये जो एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 0। cos 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो जब हमारे पास cos 0 1 की इक्वल होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस एरिया आर परपेंडिकुलर। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आप कुछ भी कह सकते हैं, और जो हमारे पास सरफेस एरिया जब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल बनेगा किस किस के दरमियान, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास एंगल बनेगा मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया वेक्टर के दरमियान, जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल बनेगा, वो एंगल हमारे पास एंगल थीटा होगा और वो एंगल हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। जब वो एंगल हमारे पास 0 होगा तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम फार्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा हमारे पास होता है, ठीक है। अब ये बात फिर सुन लें, फिर समझ लें कि जो हमारे पास ये एंगल थीटा होता है ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स के लिए ये एंगल कितना है, 0 है। cos 0 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, BA। इसी तरह मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स अब हम फाइंड करेंगे, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एरिया बना रहा हूँ, दिस वन, ये मेरे पास एरिया है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जब मेरे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अब देखिए इस तरह, इसको देख लें, दिस इज़, ये हमारे पास एक डस्टर है। अब ये मेरे पास डस्टर है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी तरह मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये डस्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डस्टर मेरे पास सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे पास एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम हमेशा क्या लेते होते हैं, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेते होते हैं। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर मेरे पास क्या आएगा,
इसके लॉन्ग नॉर्मल आएगा। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनके दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, ठीक है। तो जब एंगल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान 90 बनेगा तो cos 90 की जगह 0 हो जाएगा। इट्स मीन फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, मिनिमम। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उस वक्त हमारे पास उस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बन जाता है, 90। तो जब एंगल 90 बनता है तो cos 90 ऑटोमेटिकली हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, 0 के। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फिर वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है जी, बी ए कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 90, cos 90 0 के इक्वल होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लास्ट में हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या फाइंड करेंगे, ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे। और लास्ट में फिर फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें जी, फ्लक्स हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी ए के। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, और ए हमारे पास क्या है, एरिया है, एरिया वेक्टर। तो देखें मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला है। इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, टेस्ला लिख दिया, इनटू एरिया है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला मेरे पास किसकी इक्वल होता है, अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। प्रीवियस टॉपिक में हम ये डिस्कस करके आए, तो हम इसकी जगह लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू टेस्ला की जगह हम क्या लिख देते हैं जी, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। ये एज इट इज़, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, यहाँ पे 1 मीटर रह जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर बेसिकली मेरे पास किसकी इक्वल होता है, वेबर की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा उसकी ऐसी यूनिट क्या आ जाएगी, वेबर आ जाएगी। और वेबर बेसिकली मेरे पास किसकी इक्वल होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। वेबर मेरे पास किसकी इक्वल होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी ऐसी यूनिट क्या है, हमारे पास वेबर है, ठीक है। और वेबर हमारे पास इक्वल किसकी होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। इसी तरह लास्ट टॉपिक है हमारे पास छोटा सा फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब देखें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। तो फ्लक्स डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए, बी इज इक्वल टू फाई बाई ए। अब इसको हम यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो जाती हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अब देखें यहाँ से अगर हम फ्लक्स डेंसिटी कैसे यूनिट फाइंड करें, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, वेबर लिख देंगे। डिवाइडेड बाय एरिया मेरे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली वेबर पर मीटर स्क्वायर मेरे पास किसकी इक्वल होता है, टेस्ला की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, टेस्ला की इक्वल होता है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला है। इसकी भी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला है। और टेस्ला हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, WB, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हम एक और बात आहज करते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है, जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है,
ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली इनकी ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला है। इनकी ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला है। इनमें से जब मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी यूनिट्स चीज़ें जो मेरे पास है, इनकी ऐसे यूनिट मेरे पास क्या है, सेम है। इनकी जगह हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम क्वेश्चन लिखते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हो, मैग्नेटिक इंडक्शन लिख रहे हो, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख रहे हो, या मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख रहे हो, सारों का मतलब हमारे पास एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन सारों की ऐसे यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। आई होप कि आप सब को ये डिटेल से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी इसके अक्रॉस अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके सामने, वो हमारे पास एम्पेयर्स लॉ होगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।